ओम नमस्ते। मैं दिलबाग आर्य, मिशन आर्य समाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो लक्ष्य है वेद प्रचार को लेकर, आर्य समाज की गतिविधियों को लेकर आप सभी तक पहुंचाना समय समय पर रहता है। इसी के अनुसार हम अलग अलग विद्वानों को आपसे मिलाते रहते हैं, आपके बीच में लाते रहते हैं, ताकि आप लोग उनके द्वारा किए गए कार्य से अपने जीवन में लाभ उठा सको। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं आर्य जगत की प्रसिद्ध विदुषी बहन अंजलि आर्य जी, जो कि पूरे देश दुनिया में घूम घूम कर आर्य समाज का वेदों का प्रचार करने का काम कर रही हैं। तो मैं सबसे पहले बहन अंजलि जी का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूँगा। नमस्ते, धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भ्राता जी का, जो ऋषि दयानंद जी के सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। और आज मुझे भी भ्राता जी के साथ में वार्तालाप करने का जो अवसर मिल रहा है, इसके लिए मैं भी उनका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद बहन अंजलि आर्य जी। मैं बताना चाहूँगा, अंजलि आर्य जी वो शख्सियत है, वो बेटी हैं जो कि बेटियों का नाम पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज रोशन कर रही हैं। वास्तव में ऐसी बेटियों का होना गौरव की बात है। तो अंजलि जी, जो आज का जो मार्ग है बेटियों को लेकर, आर्य समाज को लेकर, वेद को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि दिलबाग भैया आप जानते ही हैं कि भारतवर्ष के अंदर मातृशक्ति का वेद काल में बहुत सम्मान रहा है, पर मध्यकालीन युग की कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की रही जिसके कारण उस सम्मान को बहुत धूमिल किया गया। लेकिन हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव समाज के अंदर हुआ और उन्होंने मातृशक्ति को जो सम्मान दिलाया है, मैं समझती हूँ शायद इस क्षेत्र में इतना कार्य और किसी ने नहीं किया। ये ऋषि दयानंद जी का ही नारा था कि बेटियों को बचाना भी है, उनको पढ़ाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। और वर्तमान में इसका एक जादू जो लोगों के सर चढ़ कर के बोल रहा है, आज राजनीतिक गलियारों में भी ये नारा गूंजता है, तो इसका श्रेय ऋषि दयानंद जी को ही जाता है। तो यदि हम बात करें पूर्ण स्वराज्य की, तो सबसे पहले जो मांग की थी ऋषि दयानंद ने की थी कि हमारा देश वास्तव में आज़ाद होना चाहिए, और जिसके बदौलत पूरे देश में जो क्रांतिकारी की जो चिंगारियां गूंजी वो आप सभी के सामने थी। और यदि हम बेटियों के मान सम्मान, मातृशक्ति के सम्मान की बात करें, तो ऋषि दयानंद जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम महिला को, माँ को, बेटी को जो दर्जा दिया, वो आज पूरे जगत में जग जाहिर है। ऋषि दयानंद ने बेटियों को वो सम्मान दिया उस समय में जो बेटियों को इतने सम्मानजनक स्थिति से कुछ लोग नहीं देख रहे थे। तो ऋषि दयानंद ने उनको स्पष्ट बताया कि नहीं, बेटी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, इनसे बढ़कर संसार में कुछ हो नहीं सकता। और जिसके तहत, चाहे मैं बहन अंजलि जी मैं बताऊंगा, जैसे जनेऊ को लेकर थी, ऋषि दयानंद ने जो भ्रांति दूर की लोगों की, महिलाओं को जनेऊ डालने की जो परंपरा नहीं थी, तो उसमें उसका वो किस्सा बताना चाहेंगे जो ऋषि दयानंद ने किया? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को लगता था महिलाएं अपवित्र होती हैं, शूद्रा होती हैं, इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, इनको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं, गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं। लेकिन जब महर्षि दयानंद ने वेदों को पढ़ा और उनको समझा और जाना, तो ऋषि दयानंद को ये लगा कि निश्चित समाज के अंदर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर की व्यवस्था के साथ एक पक्षपात किया जा रहा है। परमात्मा ने किसी प्रकार का कोई पक्षपात वेद मंत्रों में नहीं किया। जहाँ यज्ञोपवीत के संस्कार की बात एक बालक की थी, वहाँ बालिकाओं की भी थी, और बालक शब्द दोनों के लिए ही प्रयोग में किया गया। तो ऋषि दयानंद ने इस बात को भली प्रकार से जान करके, गृहस्थ सूत्रों को पढ़ करके, और पूर्व के जो हमारे ग्रंथ रामायण महाभारत आदि रहे हैं उनके प्रमाणों को लेकर के डंके की चोट पर कहा कि महिलाओं को भी यज्ञ करने का, यज्ञोपवीत पहनने का, वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि वेद स्वयं कहता है इमम मंत्र पत्नी पठेत, इस मंत्र को पत्नी पढ़े। वेद स्वयं ही कहता है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, कि स्त्री ब्रह्मा है। और ऋषि दयानंद ने जब इन बातों का प्रचार प्रसार किया, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात मैं चाहती हूँ बताना सबको,
कि उनकी मान्यता ये थी, जिसको आप अपवित्र कहते हो, परमात्मा की सृष्टि को आगे बढ़ाने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो जब आप स्वयं को पवित्र मानते हो तो आपको जन्म देने वाली जननी कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती। आपको जन्म देने वाली तो आपसे कहीं ज़्यादा पवित्र है। तो नारी पैर की जूती नहीं है, नारी सर की पगड़ी है। वो नर्क का द्वार नहीं है, वो तो स्वर्ग का द्वार है। ये सम्मान ऋषि दयानंद ने दिलाया। तब महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार दिया गया, गुरुकुल आरंभ हुए, उनमें कन्याओं को वेद पढ़ाया गया और आज भी आर्य समाज उसी का प्रचार प्रसार कर रहा है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने बहन अंजलि जी। वास्तव में जो माता अपने बालक को 9 माह तक अपने पेट में रखती है और किस तरह से उसको अपने मांस मज्जा से जो उसका निर्माण होता है उसके द्वारा, तो उसका जो योगदान है हमारे जीवन में, उसका ऋण कोई चुका नहीं सकता। ऋषि दयानंद ने इसी बात को लोगों को समझाया कि क्यों नहीं, जब हम वेद पढ़ते हैं तो वेद माताएं क्यों नहीं पढ़ सकती। चाहे यज्ञोपवीत की बात है, यज्ञोपवीत क्यों नहीं, चाहे गायत्री मंत्रों की बात है, भाई मंत्र क्यों नहीं बोलेंगी। तो यदि जिस घर में ऋषि दयानंद ने स्पष्ट बताया दुनिया को कि जिस घर में पुरुष और स्त्री दोनों सुबह शाम यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे, उपासना करेंगे प्रभु की, तो वो घर स्वर्ग बनेगा। तो इतनी अच्छी परंपरा ऋषि दयानंद ने महिलाओं के लिए विशेष कर दी, तो उससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। अंजलि जी, जो ये आपका जानना चाहेंगे कि जो जीवन सफर तय हुआ, कैसे आप आर्य समाज की ओर मुड़ी? मेरे दादाजी थे श्री ओम प्रकाश जी आर्य, वो आर्य समाज से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। तो विद्यालय में मैं बताना चाहूँगी, मेरे गुरुजी थे राजवीर जी, उन्होंने मुझे संगीत की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। थोड़ा मैं बचपन में गा अच्छा लेती थी, तो दादाजी ने उस चीज़ को समझा और मुझे एक भजन की पुस्तक दी। उसमें से 2-3 भजन कुछ आर्य समाज के याद कराए। जब मैंने उनको वो भजन गा कर के सुनाए तो मुझे अपने पास यज्ञ पर बैठाने लगे। वो संध्या करते थे, दोनों समय तो संध्या में मुझे अपने साथ लेकर के बैठते थे। हालांकि बचपन में थे तो वो लालच देते थे कि पैसे दूंगा अगर संध्या मेरे साथ बैठ कर के करोगे तो। एक तरीका था जोड़ने का। वो तरीका था एक बड़े बुजुर्गों का बच्चों को हमेशा आकर्षित करने का। आज हमारे भी घर में मेरे बच्चे हैं भाई के, तो मैं भी शायद वो तरीका कहीं ना कहीं अपनाती हूँ कि ये करूँगी तुम यज्ञ में बैठो, तो वो सुबह सुबह सब मेरे पास दैनिक यज्ञ में अब आ जाते हैं। वही तरीका उनका था। धीरे धीरे वो महापुरुषों की कहानियाँ बताने लगे, ऋषि दयानंद के बारे में बताने लगे कि ऋषि दयानंद ने हमें क्या अधिकार दिलाए। और विद्वानों का आना होता था, क्योंकि दादाजी प्रतिवर्ष उत्सव कराते थे तो विद्वान हमारे घर पर ही ठहरते थे। तो बचपन से वो सानिध्य, मुझे गुरुकुल का वातावरण पूरा अपने घर के अंदर मिला। तो मेरे जीवन में आर्य समाज को लाने का श्रेय मेरे दादाजी को जाता है। और बचपन से एक निर्णय इस प्रकार का बन चुका था कि मुझे अगर कार्य करना है तो वो फिर आर्य समाज ऋषि दयानंद जी के लिए ही करना है। इस प्रकार से मेरी शुरुआत हुई। देखिए, जैसा कि अंजलि जी ने बताया कि इनके दादाजी आदरणीय स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी, जिनका अंजलि के जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा, और दादाजी किस तरह से अंजलि को अपने साथ यज्ञ में बैठाते और उनसे संध्या हवन वगैरह करवाते, और जिसकी बदौलत आज अंजलि कहाँ पर है। तो अंजलि जी, उस समय आपकी आयु क्या थी? ये बचपन से लगभग 4-5 वर्ष से आप मान करके चलिए कि बहुत छोटे से उन्होंने इस चीज़ को आरंभ कर दिया था। तो अगर मैं बात करूं तो उस समय 5-6 वर्ष में पढ़ने के लिए विद्यालय में बैठाते थे, पर मैं थोड़ा सा पहले ही बैठ चुकी थी। तो दूसरी तीसरी कक्षा में ये चीज़ें आरंभ हो चुकी थी दादाजी के साथ में। तो तभी से उन्होंने मुझे आर्य समाज की तरफ मोड़ा। कहानियों की पुस्तक ला के देते, छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की, और कहते कि इनको बोल बोल के सुनाओ। तो एक एक अक्षर जोड़ करके मैं बहुत जल्दी पढ़ना भी सीख गई थी। जहाँ मैं गलती करती वो तुरंत मुझे टोकते और बताते। तो शायद वो जो कहानियाँ थी महापुरुषों की, वो मुझे इस ओर बहुत जल्दी आकर्षित करती थी। मेरे मन में एक लगन बनी रहती थी कि आज पता नहीं कौन सी कहानी पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। और मैं ये सब परिवार वालों से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को महापुरुषों की, चाहे कॉमिक्स के रूप में या छोटी पुस्तकों के रूप में, जो दादा दादी हैं या घर के बड़े हैं, वो अपने बच्चों को ऐसी कहानियाँ ज़रूर सुनाएं। क्योंकि बचपन में जो विचार बच्चे के मन में अंकित हो जाते हैं, उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। शायद हो सकता है एमए में जो मैंने पढ़ा हो वो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मैंने उस समय पढ़ा है वो मुझे सारी चीज़ें आज भी याद है, वो कहानियाँ। तो वहीं से मेरी शुरुआत
बचपन से ही वो हो चुकी थी, दूसरी तीसरी कक्षा से। तो आपने जो गायनी का कार्य किया, किसी भी उसको भजन को प्रस्तुति देने का, तो किस आयु में लगे? मैं सबसे पहले मैंने अपने दादाजी को जो भजन सुनाया था, वो लगभग ये मान कर के चलिए कि 5 वर्ष की मैं रही होंगी। और भजन था, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता। ये सबसे पहला भजन मैंने याद किया था। और इससे भी पहले मैं एक घटना आपको बता दूं। एक दिन रेडियो में कोई गाना मैं सुन रही थी, तो उनको बड़ी लय में मैं गुनगुना रही थी। तो दादाजी ने तुरंत जैसे वो गाना सुना, थोड़ा ऐसा ही था फिल्मी गाना, तो तुरंत एकदम कान पकड़ के एक चाटा मारा और चाटा मार के बोला कि लड़कियों को ऐसे गाने नहीं गाने चाहिए, लड़कियों को क्या किसी को भी नहीं गाने चाहिए, और अगर तुम्हें गाना ही है तो ये भजन याद करो और ये भजन इसको सुनाना, मुझे कल याद करके सुनाना। तो मैंने उसको याद किया, फिर उनको सुनाया, तो बड़े खुश हुए। फिर बड़े खुश हुए तो वो पुस्तक पूरी की पूरी मुझे दे दी और कहा कि इसमें से और भी भजन अगर याद करोगी तो तुम्हें बाहर आर्य समाज में लेकर के चलूँगा। तो मुझे याद है, हमारे यहीं पर एक पीडीओ बाबा जी थे हमारे गांव के अंदर, उनके यहाँ पर एक कार्यक्रम होना था, 1 हफ्ते के बाद में मीटिंग होनी थी आर्य समाज की। तो एक भजन मैंने याद करके सबसे पहले वहाँ पर सुनाया था, तो सब लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, इतनी शुभकामनाएं मुझे दी। वहाँ से एक मनोबल मेरा बढ़ा कि अगर एक भजन सुनाने से लोग इतने खुश मुझसे हो सकते हैं, तो अगर मैं इन चीज़ों को ज़्यादा याद करूँगी तो वो कितने खुश होंगे। तो वहीं से एक रुचि मेरी पनपती चली गई। तो देखिए किस तरह से अंजलि आर्य जी की रुचि आगे बढ़ी और धीरे धीरे फिर पढ़ाई के साथ जो गायनी में भी है, इनका गायकी के क्षेत्र में जो इनकी विद्वता है वो झलकने लगी। और उसके पश्चात अंजलि आर्य ने जो, अंजलि जी मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपने घर से बाहर जब कदम रखा, क्योंकि महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती रही है, पहले भी रही है, आज भी कुछ हद तक रहती है, हालांकि आज थोड़ी सी जागरूकता ज़्यादा है, लेकिन उस समय तो रही होगी, जो लगभग आपकी 15-20 साल पुरानी बात है। तो किस तरह से आपने, पहला कदम आपका बाहर था गायकी के क्षेत्र में, तो कौन सा दिन था, किस तरह से आप बाहर निकले प्रचार के लिए? जी आर्य जी, पहले तो बाबा जी के साथ में शुरू में ही जब भी संडे होता था तो वो मुझे अपने साथ में मीटिंग होती थी। उस समय आर्य समाज की कुछ बहुत अच्छी परंपराएं थी, मैंने उस समय को देखा है कि हर महीने में रविवार के दिन एक मीटिंग पूरे के पूरे क्षेत्र में, जो पूरे के पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में गाँव आते थे, आर्य समाज के सब व्यक्ति मिलकर के वहाँ पर मीटिंग करते थे। और मीटिंग में निर्णय होता था कौन सी आर्य समाज जीर्ण शीर्ण पड़ी है तो मिलकर के उसको सुधार किया जाए, कहाँ पर प्रचार प्रसार कम है उसका सुधार किया जाए, किस गुरुकुल का सहयोग करना है, किस गौशाला का सहयोग करना है, और किसी में मनमुटाव है तो वो भी बैठ करके वहाँ पर दूर किए जाते थे। ये मैंने उस समय देखा है। तो जो महीने की मीटिंग होती थी, दादाजी रविवार के दिन मुझे उस मीटिंग में लेकर के जाते थे, तो एक मेरे जो संकोच था वो तो वहीं पर दूर हो गया था। उसके बाद में मैं जिस समय मैंने अपना 12th क्लियर किया, एक इस समय पढ़ते पढ़ते ये इरादा बन चुका था कि पढ़ के जॉब करनी है, नौकरी करनी है। लेकिन दादाजी ने जब देखा कि धीरे धीरे वो इसके अंदर से कम होता जा रहा है, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा फिर दबाव बनाना शुरू किया। और वो मुझे हर बार एक बात ज़रूर कहते थे, क्योंकि मेरे जो और भाई बहन थे उनकी रुचि इन चीज़ों में कम थी, ताऊ जी के बच्चे थे या चाचा जी के, या मेरे खुद का बड़ा भाई या मेरी बहन, तो सबसे ज़्यादा रुचि मैं ही लेती थी। और दादाजी की किताबों का ध्यान रखना, उनके यज्ञ का ध्यान रखना, उनके साथ आना जाना, उन सब चीज़ों में मैं अग्रणी भूमिका निभाती थी। तो उनको एक चिंता हमेशा सताती थी कि मेरे बाद आर्य समाज का कार्य कौन करेगा। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी, आप चिंता मत करो, आपके बाद में इस चीज़ को मैं संभालूंगी और मैं अपना यही लक्ष्य बना करके चलूँगी। तो +2 के बाद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ समय के लिए, आचार्य लक्ष्मी भारती जी अभी रही नहीं, सजोमा गुरुकुल था, तो मैंने दादाजी से यही कहा कि अगर मैं गांव में रहूंगी तो गांव में लोगों की सोच ऐसी थी कि लड़की को बाहर मत जाने दो, चुनौतियां ज़्यादा रहेंगी, बहुत ज़्यादा। मतलब गांव का एक वातावरण इस प्रकार का था कि लड़कियों के लिए बहुत संकुचित विचार थे। बिल्कुल। और जब एक पूरे के पूरे गांव का वातावरण ऐसा होता है तो निश्चित उसमें घर में भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव रहता ही है। तो दादाजी को छोड़ कर के बाकी वो सब पर प्रभाव था कि लड़की है तो बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन मैंने जिद की और दादाजी का समर्थन मिला। और दूसरा, मेरी जो माता जी हैं, मम्मी मेरी, वो पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं है,
पर बचपन से उनके अंदर मैंने देखा है पाखंड बहुत न के बराबर था, बिल्कुल जो दूसरी औरतों में था वो माताजी के अंदर नहीं था वो पाखंड। और मेरे दादाजी की बातों को बहुत समर्थन करती थी, उन चीज़ों का सम्मान करते। बहुत सम्मान करती थी। तो मैंने दादाजी से बोला कि आप मुझे गुरुकुल में भेज दीजिए। तो दादाजी ने, माताजी ने और मेरे भाई ने भी बहुत समर्थन करके मुझे कुछ समय वहाँ पर भेज दिया। अब वहाँ पर जा कर के गुरुकुल की कुछ व्यवस्थाओं को मैंने कुछ समय तक उनके साथ जो सहयोग में कर सकती थी वो किया, लेकिन वहीं से मैंने धीरे धीरे बाहर जाना शुरू कर दिया था। सबसे पहला जो मेरा कार्यक्रम हुआ था स्वामी शिवानंद जी के यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर उनके आश्रम पर हुआ था। और जब मैंने वहाँ पर आर्य समाज के भजन सुनाए तो उससे हमारी जो आचार्य जी थी लक्ष्मी भारती जी और स्वामी शिवानंद जी, वो आज भी हैं दादरी में, तो वो बहुत प्रभावित हुए। फिर उसके बाद में स्वामी जी ने भी मुझे आगे बढ़ाना शुरू किया। तो मेरे जीवन में आगे बढ़ाने में मैं समझती हूँ सबका बहुत योगदान रहा है। और उसके बाद तो ऐसी शुरुआत हुई कि मैंने फिर पीछे मुड़ कर के नहीं देखा वो मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। उसी के साथ साथ मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट की पढ़ाई अपनी, और प्रचार प्रसार भी निरंतर वो तब से चल रहा है। तो किस तरह से अंजलि जी के जीवन में माता जी का, दादाजी का जो प्रभाव रहा और परिवार ने सपोर्ट की और गुरुकुल में जो पढ़ाई की, उसके साथ ही गायकी के क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो एक बहुत बड़ी विषय आ जाता है। कोई भी भजनोपदेशक, विशेषकर मैं बात करूंगा आर्य समाज, क्योंकि आर्य समाज एक क्रांतिकारी सामाजिक संगठन है जो कि देश के महापुरुषों से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इसी तरह का योग, आयुर्वेद, इस तरह का बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार हमारा संगठन करता है। तो इसमें जो बड़ी चुनौती थी कि स्वाध्याय, अब आपके पास स्वाध्याय नहीं होगा तो आप नहीं इतना अच्छा कर पाओगे। तो उस चुनौती को आपने किस तरह से स्वीकार किया और स्वाध्याय को जीवन में किस तरह से अपनाया? कितनी पुस्तकों से आपने महापुरुषों को पढ़ा, जो घटनाक्रम को जाना, तो उसमें किस तरह से आपने जो आगे बढ़ी, ताकि आपने जो आपने सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी उसमें स्पष्ट सी झलकता है कि आपका अनुभव कितना अच्छा है और आपने कितना इस संस्कृति को, वेद को, आर्य समाज को कितना करीब से जाना और कितना पढ़ा, उसके बारे में आप। जिस समय मैं कार्यक्रम में जाती थी तो केवल अपना प्रोग्राम नहीं देना, जो विद्वान होते थे उनको बहुत ध्यान से सुनती थी, वो किस शैली में बोलते हैं, कितनी तार्किकता से अपनी बात को कहते हैं। दूसरी बात, एक अनुभव में ये करती थी कि अगर कहीं भी सिद्धांत की कोई त्रुटि है तो कोई भी विद्वान उसमें माफ़ नहीं करता था वो तुरंत पकड़ करके एकदम, आर्य समाज में ज़्यादा होता है, तुरंत मौके पे बोला जाता है, मंच पे तुरंत विरोध हो जाता था। और मैं आपको बताऊं, शायद वो लगता तो उस समय गलत है कि हम बच्चे हैं, हम सीखेंगे, पर आज मुझे लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लिए सही भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आप तारीफ से नहीं सीख सकते लेकिन आप अपनी निंदा से बहुत कुछ सीखते हैं। तो जिस समय विद्वान ऐसा कुछ बोल देते थे तो दुख होता था, बहुत रोना भी आता था, पर एक एनर्जी वहाँ से ऐसी पैदा होती थी, एक ओज ऐसा पैदा होता था कि नहीं, कोई गलती नहीं करनी, किसी को कोई मौका नहीं देना, अगली बार विषय को तैयारी के साथ आऊंगी। हाँ, अगली बार वो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी को पैनी करने में ज़्यादा समय लगाऊंगी। तो मैं रात को अगर पुस्तक लेकर के बैठ गई, वो मेरा काल इस प्रकार का रहा है कि उसमें कब सुबह हो गई मुझे पता नहीं लगता था पढ़ते पढ़ते, लेकिन दिमाग में यही रहता था कि सिद्धांत की कोई हानि ना हो, कोई विद्वान मेरी बात को पकड़ कर के वहाँ पर मंच पर कोई बेइज्जती ना कर सके, इतनी तैयारी के साथ मैं बोलूँ कि ताकि उसमें कोई गलती ना हो। और वो गलतियाँ होती भी हैं, पर मैं समझती हूँ जब विद्वान हमारे पीछे बैठे रहते हैं तो वो भी एक आशीर्वाद है आपका बहुत बड़ा कि कम से कम आप गलतियों से बच रहे हो। तो मुझे तारीफ़ करने वालों ने कम सिखाया है और जो मेरी बुराई करते थे उन्होंने मुझे ज़्यादा सिखाया, तो मैं उनका ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे अंदर स्वाध्याय को जो लेके ललक पैदा हुई है वो शायद उन्हीं के कारण से हुई है, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी बात है कि जीवन में सीखना है, जो जिसका विरोध हो सकता है उससे ज़्यादा सीख सकते हैं, और वास्तव में विषय की यदि जानकारी होती है हमें तो उसको जीवन में बढ़ चढ़ कर उसको मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे अंजलि जी ने किया। तो आज अंजलि आर्य जी एक ऐसी, आर्य जगत में एक ऐसी विदुषी बहन है जो कि पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार का काम करती है। दिन रात अंजलि के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। आप सभी हमारे चैनल पर या अन्य चैनलों पर भी सोशल मीडिया के देखते रहते होंगे अंजलि आर्य के सुंदर सुंदर कार्यक्रम।
तो एक लड़की द्वारा इस तरह से अपना समर्पण, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, यदि अंजलि आर्य चाहती तो किसी अन्य क्षेत्र में भी बहुत कुछ कर सकती थी। बहुत से ऑफर भी आए इनको कि आप यहाँ जो गायकी के क्षेत्र में, लेकिन अंजलि ने आर्य समाज के लिए वेद के प्रचार को ही प्रमुख समझा। तो अंजलि जी बताएंगे कभी इस तरह के लोगों का आपने ऑफर दिया कि आप हमारी तरफ आ जाएं, ऐसा प्रस्तुति दें, हम ये करेंगे वो करेंगे? जी आर्य जी, ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में भी और अब तक भी, चाहे वो ब्रह्म कुमारी वालों से रहा हो या जो भागवत की कथाएं करते हैं, या भी हरिद्वार में स्वामी अमलानंद जी अब रहे नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे इस बात के लिए एक तरह से कहेंगे कि बहुत समझाया कि नहीं, आर्य समाज वाले उपदेशकों का सम्मान नहीं करते, आर्थिक दृष्टि से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमियां रहती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये मतलब बहुत ज़्यादा आने लगे थे कि आप उस मंच को छोड़ करके पौराणिक मंच पर आएंगे तो ज़्यादा कार्य होगा। लेकिन मुझे हर समय अपने दादाजी की एक ही बात याद आती थी कि मेरे बाद इस कार्य को कौन करेगा। और दूसरी बात ये रही कि मैंने प्रयास भी किया कि मैं जिस मंच पर हूँ अपने सिद्धांतों की रक्षा करते हुए एक समन्वय की शैली ऐसी अपनाऊं जिससे कि विरोध ना हो। उस शैली को अपनाते हुए वैदिक श्री राम कथा, वैदिक श्री कृष्ण कथा आदि का भी प्रचार प्रसार बहुत अच्छे रूप में किया, और जिसका एक बहुत सुंदर परिणाम जो है वो निकल कर के सामने भी आया, उसको भी मैंने देखा है। तो मन में एक ही भाव था कि नहीं, जिस ऋषि दयानंद ने मातृशक्ति के सम्मान के लिए इतनी बड़ी लड़ाई की है, हम तो कुछ भी नहीं है। ऋषि दयानंद जी के सामने तो इतने बड़े बड़े आए हैं, राजाओं ने उनके सामने नतमस्तक होकर के कहा है कि आप इस संपत्ति को संभालो, आप इस मंदिर को संभालो, आप इसके अधिपति बन जाओ। लेकिन ऋषि दयानंद जी का लक्ष्य था सत्य का प्रचार करना। हम अगर ऋषि दयानंद जी के सिद्धांत के साथ में जुड़े हुए हैं तो इतना तो मैं समझ सकती हूँ कि जिन पर ऋषि दयानंद का रंग चढ़ गया उन पर कोई और रंग चढ़ने वाला नहीं है। तो अंतिम निर्णय मेरा यही था कि प्रचार करना है तो केवल आर्य समाज और वैदिक सिद्धांतों का करना है, अपनी सनातन धर्म का करना है। पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वालों की तो समाज में पहले ही कोई कमी नहीं है। जी। तो अंजलि जी, आप आज इस स्थान पर हो कि आज आपको देश की हर बेटी, हर लड़की ये चाहती है कि मैं भी अंजलि की तरह किसी अच्छे मंच से परफॉर्मेंस करूं और अच्छे गीत गाऊं देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के। तो आप ऐसी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए जीवन में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसी जो बहनें हैं हमारी, उन सबको यही कहना चाहूँगी कि आज समय बहुत बदल चुका है। आज बेटियों के प्रति समाज में माता पिता का और पूरे समाज का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बदल चुका है। आज अधिकांशतः लोग चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें, वो अपने पैरों पर खड़ी हों, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, और माता पिता भी इस चीज़ के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आपके और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें आप जा सकती हैं, लेकिन ये प्रचार प्रसार का समाज का जो क्षेत्र होता है, वास्तव में ये ऐसा क्षेत्र है कि इसमें आकर के आप अपने ऋषियों के जो ऋण हैं हमारे ऊपर, उनसे भी आप ऋण हो सकते हैं और समाज को एक बहुत अच्छा संदेश और उपदेश भी दे सकते हैं। बस मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप किसी को भी कॉपी ना करें, किसी की नकल ना करें, क्योंकि परमात्मा ने सबके अंदर एक खूबी दी है, सबके अंदर एक योग्यता दी है, सबके अंदर एक टैलेंट अलग दिया है। तो आप अपने उस टैलेंट को पहचानें, अपनी उस योग्यता को पहचानें और उस आधार पर अपनी पहचान बना करके कुछ अच्छा करेंगी तो हो सकता है आप बहुत ऊपर और बहुत उन्नति की ओर चली जाए। और मेरी शुभकामनाएं भी हैं ऐसी उन बहनों के लिए। जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आर्य समाज जो कि पूर्णतः वेद पर आधारित है और आर्य समाज का लक्ष्य है वेद प्रचार करना है, हवन यज्ञों को निरंतर कर पर्यावरण को शुद्ध करना है। और देश के जो महापुरुष हैं, हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, उनको याद कर उनके जीवन को साथ लेकर चलना है। और आर्य समाज की हमेशा यही पहल रहती है कि हमारे महापुरुषों का सम्मान हो, और जो माताएं हो, चाहे वो जीजा भाई हो, चाहे कोई अन्य माताएं हो, जिन्होंने अपने बच्चों का एक आदर्श निर्माण किया है, उनको लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, महापुरुषों का चिंतन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और जो लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं,
जो लोग अपने परिवारों को आर्य समाजों में लेकर आते हैं, कार्यक्रमों में लेकर आते हैं, वो बढ़ चढ़कर लाभ भी उठाते हैं। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि अपने परिवार को आर्य समाज से जोड़ें, वेद प्रचार के कार्यक्रमों में स्वयं भी भागीदार बने और अपने परिवार को भी भागीदार बनाएं, ताकि आपका परिवार एक स्वस्थ सुखी परिवार हो, सर्वगुण संपन्न परिवार बने। ऐसी हम सबकी हमारी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और आज आपने आर्य जगत की प्रसिद्ध विदुषी बहन अंजलि आर्य के जीवन के बारे में और किस तरह से वो आर्य समाज की उपदेशिका बनी और उपदेशिका से प्रसिद्ध उपदेशिका बनी, आपने उन सभी बातों को जाना। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारी जो विचार हैं ये आगे बढ़ सके। एक बार फिर मैं अंजलि जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।